जो भी बंदा अब उस कमेटी में है उससे लाताल्लुकी का इजहार हो रहा है। फौज जहाँ जानी चाहिए वहाँ फौज पहुँच जाती है। लोग और अवाम बिल्कुल डिमांड भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। यू कैन नॉट पिक अप आर्म्स अगेंस्ट योर गवर्नमेंट, यू कैन नॉट किल पीपल, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनल इशू को लेके ये पोस्चर और पोजीशनिंग अब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कैसे? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर फतह करवाने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा इनका प्लान है। इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, प्रोपेगेंडा से भरे इल्जामात हमारे CDF के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर। कॉकरोचेस ने शोर मचाया हुआ था, अब खरगोश भी आ गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक टॉक। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जारी कशमकश, गवर्नमेंट और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कॉकरोचेस और खरगोश जो है इंडिया के अंदर अब अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। फार्मर्स भी उनके साथ हैं। मणिपुर का इशू भी इशारे कर रहा है कि इंडिया के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। वाइल दे डू प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, हम बात करेंगे इंटरनल इंडियन इश्यूज़ की, जिनके ऊपर उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, जो रॉ के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलाइन कर रहा है इंडियन इंटरेस्ट के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे। वहाँ पे औरतों के हकूक़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है अब आवाज़ें आ रही हैं। UN ने भी इसके ऊपर बात की है, UN की एक करारदाद के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे USA ने कल रात जो प्लान की गई स्ट्राइक्स थी ईरान के ऊपर, वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कोई डील होने वाली है बिटवीन ईरान एंड USA। और साथ ही साथ बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अब गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। बांग्लादेश का इल्ज़ाम है कि इंडिया अपने बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे लोगों को फोर्स कर रहा है इनसाइड बॉर्डर, और इंडिया का कहना है कि हम सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करें। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हम अपने शो में एक बार फिर से दावत दी है चौधरी मोहम्मद फराज साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं। शो का आगाज़ करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, आपने मौका दिया। सर थोड़ा सा इसी स्टाइल से रखना चाहता हूँ ये सवाल, क्योंकि जिस तरह मैंने रिसीव किया, सो मेरी तरफ से कोई इसके अंदर बैड इंटेंट या वो नहीं है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों ने फ़ौज क्यों भेजी सर? फ़ौज जहाँ जानी चाहिए वहाँ फ़ौज पहुँच जाती है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर पुलिस का मामला है तो पुलिस प्रोटेक्ट करेगी, अगर पैरामिलिट्री ने जाना है, रेंजर्स ने जाना है तो वो करेंगे, और अगर फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौज जाएगी। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। व्हेन यू रिक्वायर योर आर्मी टू टेक केयर ऑफ़ द मैटर, तो फिर आप आर्मी को बुला लेते हैं। इलेक्शंस में भी ऐसे ही होता है, डिज़ास्टर्स में भी ऐसे ही होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी ऐसे ही होता है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई बहुत हैरत की बात है। सर तो फिर अगर हैरत की बात नहीं है तो वाई डू यू थिंक आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इस तरीके से रिएक्ट कैसे किया? और काइंडली डिफ्रेंशिएट कर दें अवाम और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके एक्शंस को, कि क्या ये आम अवाम की राय को कश्मीर में रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, मैं किसी का इंटरेस्ट नहीं अंडरमाइन करूंगा और मैं एग्जैजरेट कुछ भी नहीं करूंगा। आपको पता है मेरी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है, लोग और अवाम बिल्कुल डिमांड भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे बंदे इंडिया ज़बरदस्ती बाहर लेके आया। मेरा हरगिज़ ये पॉइंट नहीं है, ना था। आपकी और मेरी पहले भी इस मौजू के ऊपर डिस्कशन हुई, आपने पहले भी ये सवाल पूछा, मैंने पहले भी आपको ये जवाब दिया कि पाकिस्तान में किसी भी एरिया में कोई भी अवाम, कोई भी ग्रुप अपनी हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई भी डिमांड कर सकता है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, फूड एंड सिक्योरिटी, किसी भी चीज़ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करती है, आपकी अवाम उसके सिलसिले में अपनी हुकूमत से डिमांड कर सकती है। ये उसका राइट है, वो टैक्स पेयर हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने डिमांड की, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हैं, सिट इन करते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, टायर जलाते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं। आई एग्री विद एवरीथिंग। दीज आर ऑल डेमोक्रेटिक, क्या उसको कहेंगे, एक्शंस या डेमोक्रेटिक आपकी सारी की सारी सोच की अक्कास है। ये आपके एहतजाज या आप कितने एग्रीव्ड हैं ये उसको डिपेक्ट करती है। इसमें कोई मसला नहीं है। आई एम फॉर इट।
You cannot pick up arms against your government, you cannot kill people, you cannot destroy the infrastructure. इसके ऊपर भी मेरी absolute clarity है। जब ये काम शुरू होता है तब आप समझें कि मामला ख़राब है। आपकी पंजाब के अंदर लोग गवर्नमेंट से नहीं तंग, सेंटर में नहीं तंग। मैं भी एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, आपको पता है, मैं 4.5 घंटे उसमें फंसा रहा हूँ। बहुत मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। कोई भी होगा, किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी ने अपने काम पे पहुंचना है, किसी ने घर पे पहुंचना है, बहुत सारे मसाइल हैं। बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब खड़े हुए हैं। 10 लोगों को रोका हुआ है। चीफ मिनिस्टर केपी के सुहेल आफरीदी खड़े हुए हैं और पुलिस ने उनके 20-25 बंदों को रोका हुआ है और साथ 20-25 हज़ार लोगों को भी रोका हुआ है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। बट मैं डंडे लेके उतर जाएं सारे वहाँ पे और पुलिस का सर फाड़ दें जाके, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोटेस्ट है कि मैं अपने एक पॉडकास्ट के ऊपर एक सवाल के जवाब में आपको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहा हूँ। जितने लोग देखेंगे उनके सामने प्रोटेस्ट मेरा जाएगा और ये मेरा राइट है। और जहाँ बात होगी इस किस्म के होल्ड अप्स की या ट्रैफिक जैम्स की, मैं ये बात करूँगा क्योंकि मुझे इसने बॉदर किया है। इसी तरह अगर उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, उनकी प्राइस हाइक है, उनकी वो अंडर डेवलप्ड हैं, उनकी लेजिस्लेशन में, उनके कवानीन में, उनकी रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, वो इसकी बात करेंगे। और वो उन्होंने बात की और वो जितने पॉइंट्स हैं उसमें से 3 या 4 पॉइंट्स रह गए हैं या 5 रह गए होंगे, उसके ऊपर आप बंदे कत्ल करेंगे। आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑलरेडी ज़ख्मी लोग हैं उनको अंदर घुस के मारना शुरू करेंगे, बाहर ला के मार के मार देंगे और उसके बाद उनकी लाशों की बेहुरमती करेंगे। और आपके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होंगे और आपके पास ग्रेनेड्स होंगे और आपके पास सेंसिटिव जो जगह हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनके बारे में आपके पास मवाद, नक्शे और इंफॉर्मेशन होगी। ये तो आपके पास ना होना चाहिए, ना ये आपके प्रोटेस्ट का तरीका है, ये कोई और तरीका है। इस तरीके पे मुझे एतराज़ है। अवाम के प्रोटेस्ट करने पे कोई एतराज़ नहीं। और डेफिनेटली इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं जिनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो सही तरह उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको सर्व नहीं कर रही, तो उनका राइट है, वो करें। लेकिन आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप अपने शहरों को, अपने लोगों को, अपने इमलाक को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो हुआ है वो ऐसा ही होना चाहिए था। और आई एम सॉरी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए लेकिन एक लिमिट होती है। बिल्कुल ठीक है। कहाँ तक हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी? सर 38 के करीब डिमांड्स की थी इनकी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की। मैंने सारी की सारी नहीं पढ़ी, लेकिन जो भी पढ़ी ज़्यादातर परटेन करती हैं गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर से, जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट मौजूद है जी। सीट्स अगर कम करनी है, ये भी आपका इंटरनल मैटर है। आपको फर्दर अगर कोई लॉ सेक्शन होगी ना, उसके ऊपर कानून पास होगा, चेंज कर। मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा कि इंटरनल इशू को लेके ये पोस्चर और पोजीशनिंग अब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कैसे है? देखिए, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कंपनी कोई रजिस्टर करें तो आपको टैक्स में छूट है, आपके पेट्रोल के ऊपर आपको सब्सिडी है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ बिजली का यूनिट 3 रुपए का है, आटा पूरे मुल्क में जितना पर मन है उससे हाफ पे आपको है। तो ये तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया, इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है कि उनको लगने लगा है कि वो किसी और दुनिया की मखलूक हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में उनके राइट्स जो हैं बाकी पाकिस्तानियों से ऊपर हैं। ये गलत इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल आपकी इजाज़त से एक कमेंट ऐड कर दूं। मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज प्रिविलेजेस जो आपने आज़ाद कश्मीर को दिए, आई फील लेफ्ट आउट। मैं भी तो पाकिस्तान का ही हूँ, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, ज़्यादा टैक्स देता हूँ, तो प्रिविलेजेस तो मुझे मिलनी चाहिए थी। मिलनी चाहिए, आपका राइट है, आपको मिलने चाहिए। लेकिन देखिए इसकी ट्रांसलेशन है ना, अब बाहर से बैठ के यूके के अंदर अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से कोई लॉर्ड निकल के एक स्टेटमेंट दे दे, जो कि दी है, और उसके अलावा उनकी और रिप्रेजेंटेशन भी है कश्मीरियों की यूके के अंदर बहुत है, पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, तो वो एकदम से विदाउट नोइंग द होल सिचुएशन और बाहर बैठ के अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे फिर तो मामला नहीं चलेगा। और ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर वो काम करना चाहिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, चाहे पंजाब में करें, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में करें, चाहे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में करें, सिंध में करें, बलूचिस्तान में करें। बलूचिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि उन लोगों के कोई राइट्स नहीं हैं?
बलूचिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा अपने ये जो रिसोर्स है उसके अंदर रिच सूबा है। दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे है। यू नेम अ थिंग जो वहाँ पे नई ज़मीन के नीचे नहीं दबी हुई। तांबा ले लें, सोना ले लें, कोयला ले लें, कुछ ले लें, कॉपर ले लें, कोई चीज़ ले लें आप, हर चीज़ है वहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली 90% चीज़ें तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई। ठीक है, आप उसकी पोजीशनिंग देखें, सी पैक का रूट, तो फिर वो क्या उनको अगर वो मुराद मांगे, अगर वो इसी बात के ऊपर आपसे लड़ना शुरू कर दें कि सुई गैस से गैस निकली है और हमें कितनी लेट पहुंची है, जो कि उनका एक ग्रीवेंस है भी सही। तो अगर इस तरह आपने करना है फिर तो आपका मुल्क चल गया, ऐसे नहीं मुल्क चलता। तो अगर आप बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन करते हैं उन खवारजीन के ख़िलाफ़ जो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बंदूकें लेके खड़े होते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में इजाज़त दे देंगे कि कश्मीरी हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत ने हर फितने को उस फितने के हिसाब से डील करना है, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है सर। वीडियोस आ रही हैं जी, रिलेटिव्स जो हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, अब वो वीडियोस धड़ाधड़ रिकॉर्ड करा रहे हैं एक्स के ऊपर, मैंने देखी कि जी, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। जो भी बंदा अब उस कमेटी में है उससे लाताल्लुकी का इजहार हो रहा है। इसी के साथ एक वीडियो मैंने देखी जो वन ऑफ द लीडर्स हैं जी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा अब मैं रूपोश हो रहा हूँ एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान ऑलरेडी। आपने ये नहीं समझना कि मैं भाग गया हूँ, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, फिलहाल रूपोश रहूँगा। देखिए मुझे एक बात बताएं, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर फतह करवाने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा इनका प्लान है। इनका क्या प्लान है? मेरा एक सवाल है, इनका कौन सा ऐसा प्लान है? ये तो ऐसी है ना कि आप किसी हालत जंग में आप जंग कर रहे हैं और कोई बहुत सीक्रेट काम कर रहे हैं और बीच में आप कहते हैं कि वो ज़रा मैं गैप ले रहा हूँ, ये मेरा एक टैक्टिकल रिट्रीट है, इसको टैक्टिकल रिट्रीट के तौर पे लें, एंड गेम अभी बड़ी दूर है। क्या एंड गेम है भाई आपकी एंड गेम तशद्दुद फैलाना है, तो आप एंड गेम ना करें। आपने बहुत अच्छा किया, आप टेक अ ब्रेक एंड टेक अ परमानेंट ब्रेक, डोंट कम बैक, एंड इफ़ यू डू तो फिर वहाँ पे एक्ट एंड बिहेव ऐसे करें जैसे सिविलाइज्ड सिटीजन्स को करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जिनकी हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कहती है बैठ के बात कर लें, क्योंकि आप जब लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो कई दफ़ा वो मौका चला जाता है कि बैठ के आपने बात करनी थी, वो मौका चला जाता है। तो इसका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है आज़ाद कश्मीर की ही सिचुएशन से रिलेटेड। एक वीडियो देखी मैंने, बड़ी अफसोसनाक। जी कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो पूरी दुनिया में है गए हुए, जी बरतानिया के अंदर थे और कम्युनिटी थी, इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू, इंतहाई घटिया बातें, जी इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, प्रोपेगेंडा से भरे इल्ज़ामात हमारे CDF के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर, वहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड कराए। और ये कल की बात है, और काफ़ी इस तरह की उन्होंने जो है इस वीडियोस को इस तरह की प्रमोट किया, अपनी तरफ से पुश किया। हमारी एक सियासी पार्टी भी अनफॉर्चुनेटली शामिल, कोई बात नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं ये इट्स अ माइंडसेट, ये माइंडसेट है, ये एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। व्हेन एवर यू थिंक आपके साथ बड़ी कोई ज्यादती हो गई है, व्हेन एवर यू थिंक कि ओ आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं प्रोमिनेंस की, तो आप इस तरह की लव गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं, आप अपनी तहजीब के दायरे में से बाहर निकल जाते हैं, आप एब्यूसिव हो जाते हैं, आप इल्ज़ाम तराशियों पे उतर आते हैं, आप लोगों के गिरबानों तक पहुंच जाते हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग, ये कल्चर नहीं है हमारा, और मुझे कोई हैरत नहीं हुई। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये प्रिवेल करता है एक सर्टन किस्म की सोच रखने वाले बंदों के अंदर, जो कि फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन हमेशा हाईलाइट होते हैं, और हमेशा हाईलाइट होने के बाद बहुत बुरे दिखाई देते हैं। बुरे इसलिए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई भी सिटीज़न यहाँ पे जितना भी नाराज़ हो, वो क्या है, उसकी क्या हकीकत है, आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी हुकूमत के साथ होती है। आप शिकवे शिकायतें कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका राइट भी होता है, लेकिन आपका राइट एक हद तक होता है, जैसे हुकूमत का भी फ़र्ज़ एक हद तक होता है। तो आपको ये पहचानना चाहिए, अपने हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान में बैलेंस पैदा करें। सर नज़र डालते हैं इंडिया के ऊपर, कॉकरोचेस ने शोर मचाया हुआ था, अब खरगोश भी आ गए सर। खरगोश जनता पार्टी के नाम से एक नया कुछ रजिस्टर हुआ है लास्ट 24 to 48 आवर्स में, और वो भी इसी स्प्री पे चल रहे हैं। कीर्ति आज़ाद एंड मोहा मोइत्रा, आई होप मैंने इनका नाम सही लिया, ये दोनों रिनाउंड
पॉलिटिशियंस हैं इंडिया से, एक तो बिहार के एमपी भी हैं कीर्ति आज़ाद, जी। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया सर। बहुत अच्छा किया ना। अब आप मुझे बताएं कि नेपाल, श्रीलंका और एशिया में बाकी कंट्रीज़ पे अगर हम बांग्लादेश में नज़र डालें, जेन जी ने बड़ा ही क्या कहें तारीखी रिवॉल्ट हर जगह पे हुआ है। इंडिया के अंदर भी अब कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% के करीब जेन जी है। तो अगर ऐसा है 50 करोड़ जेन जी, हाउ डू यू सी, ये क्या कॉकरोचेस बात करेंगे गायब हो जाएंगे, या डू यू सी समथिंग हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स? देखें, सारी बात अवेयरनेस की है, सारी बात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है, सारी बात है आप कितना अपने आप को वैल्यू देते हैं और आप अपने ऊपर कितना वो रखते हैं एतमाद। तो जेन जी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। टाइम एंड अगेन मैंने कहा है, बहुत क्रिटिसाइज़ भी लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। वो मैं इसलिए नहीं करता कि मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा यकीन है कि जो चेंज है वो इनएविटेबल होता है, आके रहता है, आपको पसंद कभी भी नहीं आता, और आप अपने से जो मुख्तलिफ इंसान हो या मुख्तलिफ सोच हो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप आराम से ठंडे दिल से सोचें तो आप के जो हालात थे जब आप पीक पे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन जी नहीं है, जो कभी जेन जी थे, जो कभी जेन जी कह लें आप, लेकिन वो जेन जी कभी भी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। वो जो भी जेन थे, जेन एक्स थे, मिलेनियल्स थे, जो भी थे, लेकिन वो जेन जी नहीं थे। अब जेन जी की एक अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और उनमें हमने ये देखा है कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, और जो करने वाला काम है सिर्फ वो करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। प्राइमरी एग्जांपल जो है जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, वो पैलेस्टीनियन कॉज या वहाँ पे जो जेनोसाइड था उसके लिए जो वो स्टैंड अप किए इन यूरोप, अमेरिका अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट्स, उन्होंने मार खाई। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक स्टूडेंट मूवमेंट थी, उसने बहुत असर डाला मुल्क के ऊपर। फिर हमने देखा इंडिया के अंदर ये कॉकरोच पार्टी, फिर अगर आप वो रैबिट या खरगोश पार्टी का कह रहे हैं, देखिए ये एक और बड़ी वेल थॉट आउट मुझे लगता है प्लान कि कॉकरोचेस भी बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, रैबिट्स भी बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, सारा सिंबलिज्म है ना, पॉलिटिकल सीन के ऊपर तो सिंबलिज्म है। आई एम नॉट श्योर कि यही वजह होगी, लेकिन मुझे यही वजह समझ आ रही है। उनकी फ़िलासफ़ी क्या है लेटर ऑन पता चलेगा। ये हमें पता लग गया कि जो यूथ है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है और अपनी आवाज़ रजिस्टर करवा रही है, और उसका फ़र्क और असर कब पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर यूथ यूनाइटेड हो तो फिर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ये कंफर्म बात है। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा फ़र्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। ये बात आप मेरे से लिखवा के रख लें। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेक पे भी उन्हीं का है। प्रोपेगेंडा करें सर, सारा दिन हमारे मामलात में, अंदरूनी मामलात में झांके जा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त फार्मर्स एहतजाज करें। मणिपुर के अंदर फसाद है, कॉकरोच जनता पार्टी खरगोश मैंने आपको बता दी, अनरेस्ट नज़र आता है। बड़े ग्रेव किस्म के इश्यूज़ हैं, LNG की लाइंस, और अब तो इन्फ्लेशन का भी वहाँ पे जो है तलवार अब चलती हुई नज़र आ रही है। क्या है सर मसला? अपने मसले हल करने के बजाय सारा दिन हमें ही देखते रहते हैं, ये मामला चलेगा कैसे? अपने मसले हल करना आसान नहीं होता, अपने मसले हल करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी तस्हीह करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपनी गलत चीज़ को गलत मानना और उसके बाद उसके ऊपर काम करके उसको ठीक करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो it is very easy to point a finger at somebody else, and Pakistan in Indian case is a very perfect scenario। आप सीधा अपनी उंगली, अपना मुंह, अपनी पूरा रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर लें, अभी बचत हो जाती है। ये जंग आपको क्या लगता है ये क्यों हुई? इलेक्शन से पहले ही क्यों हुई? इलेक्शन के दौरान ही क्यों होती है? तभी कोई दहशतगर्दी का वाक़या क्यों होता है? ये बड़ी कंस्पिक्यूअस चीज़ें हैं ना। ये इसलिए होती हैं कि सारा ध्यान फोकस आपका हट जाता है, बढ़ जाता है। फिर आप उसके पीछे अपना वो एक मोम की नाक वाला मीडिया है उसको लगा देते हैं, और उसके बाद जो इंटरनेट के ऊपर आपके वो बैठे हुए हैं ट्रोल्स, आप उनको लगा देते हैं। तो पूरी की पूरी आवाम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ हो जाती है कि ओह पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ गई, अब जंग हो रही है। तो जो असल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर से ध्यान हट जाता है और मेमोरी लोगों की शॉर्ट होती है। तो ये बहुत आसान काम है जो इंडिया करता है, और यही इंडिया ने किया। आप ये देखें ना कि जो ट्राइबल्स हैं नागा के, उसके 6 बंदे जो उनकी लाशें मिली हैं, उसने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। 60,000 माइनॉरिटीज़ के जो घर हैं वो तबाह डिस्प्लेस कर दिए उन्होंने। 60,000
एक घर के अंदर आप 5 बंदे लगा लें, ये तादाद देख लें, ये डिस्प्लेसमेंट है मणिपुर के अंदर। ये आपको समझ आती है इन मॉडर्न टाइम्स के अंदर? क्रिश्चियंस महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है, सिख महफूज नहीं है, कोई हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। खुद भी महफूज नहीं, हिंदू खुद भी महफूज नहीं है, क्योंकि उन्होंने दर्जा बंदियां की। उन्होंने कहा ये अच्छा हिंदू है, ये बड़ा हिंदू है, ये उससे छोटा हिंदू है, ये दरमियाना हिंदू है, ये तो फारिग हिंदू है, अछूत हिंदू है, अनटचेबल है। तो आप जब आपकी इस तरह की दरारें होंगी आपके सिस्टम के अंदर, तो आप उसके ऊपर पेंट करके उसमें प्रोटीन डाल के उनको थोड़ी देर के लिए छुपा लेंगे, लेकिन वो गायब नहीं होंगी। वो टाइम एंड अगेन वो आपको हल्की सी मूवमेंट होगी ना कहीं पे, तो वो प्रोटीन निकल जाएगी और आपको साफ क्रैक्स नजर आएंगे जो हमें आ रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। इन्हीं के अब चेले कह सकता हूँ जी, भाई तो इनका रिश्ता नहीं बनेगा किसी भी तरीके से, लेकिन चेले हैं अब वो इनके। अफगानिस्तान अब आए नज़र ऐसे आता है कि पाकिस्तान के साथ वो सींग अड़ाने के बाद थोड़ी सी अकल अब सेटल इन होती हुई नज़र आ रही है। हमले दहशतगर्दी के कम हो गए, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत ज़्यादा एक ग्रेव सिचुएशन है सर इस वक्त अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को लेके। हमने ख़वातीन के बारे में जब भी अपने शो में बात की, एक ख़ास एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, एक प्रिविलेज है, हम उनको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं इन ऑल वेज पॉसिबल। ये हमें सिखाया गया है, यही हमारे माशरे और दीन ने भी हमें यही चीज़ कही। जी, अफ़गानिस्तान के अंदर अब औरतों को लेके अरेस्ट हो रहे हैं। अगर किसी का हल्का सा भी बुरका सिरका हुआ है, उन ख़वातीन को उठा के सैकड़ों और दर्जनों की तादाद में अब अंदर डाला जा रहा है। सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकती, बाहर किसी काम पे नहीं जा सकती, तालीम हासिल नहीं कर सकती। ये सफोकेशन कितनी ख़तरनाक है सर पूरे रीजन के लिए। बेशक औरतें सिर्फ अफ़गानी हैं। ये इस्लाम का कौन सा ब्रांड प्रमोट करते हैं मुझे तो नहीं पता। अब मुझे तो ये पता है कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो एक बिज़नेस वूमन थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए वो उस बिज़नेस एक्टिविटी में उनको सपोर्ट किया करते थे। जी, इससे कोई डिनाई कर दे तो फिर अगली बात मैं इसके बाद करूँगा। इफ़ इट्स अबाउट इस्लाम, मैं इसको लाना नहीं चाह रहा था बीच में कि ये एक मजहबी एग्जाम्पल, लेकिन देखिए इस्लाम को जब आप एक किसी छोटे से बर्तन में बंद करने की कोशिश करते हैं ना, अपना ब्रांड निकाल के, तो वो सबसे बड़ी दुश्मनी करते हैं आप अपने मज़हब के साथ। मिसरिप्रेजेंटेशन के अलावा आप यू ब्रिंग अ बैड नेम टू योर रिलीजन, और इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं है। अगर अरब में 1400 साल पहले इजाज़त थी और प्रॉफिट खुद, और जब उनके ऊपर वही का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर जो कंट्रीब्यूशन हज़रत खदीजा की है और जिस तरह उन्होंने उनको सपोर्ट किया, शी वाज द फर्स्ट वन टू नो। और उसके बाद जो अपने वो जो कज़न के पास लेके गई और पूरा किस्सा है जो उन्होंने निशानियां बताई, यू नो इट, एवरीबडी नोज इट। वो सारे की सारी चीज़ आप क्या समझते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ थी। उसके बाद जो ईयर ऑफ सॉरो था, उसके अंदर उनकी वफात का जो दुख और रंज था प्रॉफिट को, वो छोटी बात थी। और वो सारी की सारी चीज़ें उनकी एक्नॉलेजमेंट ज़िंदगी की एज अ वुमन उन्होंने अप्रिशिएट की, वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्लाम के अंदर मौजूद है, आप उसे निकाल नहीं सकते। एग्जैक्टली ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो वही आने से पहले, वो तो तब 25 ईयर्स के थे, लेकिन जब वही आ गई थी तब तो वही आनी शुरू हो गई थी ना। तो अल्लाह पाक पहला हुक्म ये सादर फरमा देते कि अपनी वाइफ को कहें कि अब वो बिज़नेस एक्टिविटी से दूर रहें, उन्होंने काम कोई नहीं करना, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, और वो पहले जो बिज़नेस एक्टिविटी में रही उसकी तौबा करती है। ऐसे तो नहीं हुआ ना। यस। तो इसका मतलब ये निकला कि जो आपकी विमेन फोक हैं वो इस्लाम के ऊपर कारबंद रह के भी दुनिया का निज़ाम जो है उसका हिस्सा बन सकती हैं। तालिबान को ये राइट किसने दिया है, किस मज़हब के तहत उनके पास ये राइट है? अगर किसी और तरीके से राइट एक्सरसाइज करना है करें, इस्लाम के बैनर के नीचे नहीं, इस्लाम को ना ख़राब करें। और ये अफ़गान ट्रेडिशन में भी नहीं, किसी तरह इसकी इजाज़त नहीं। इधर भी एक इंटरनेट मूवमेंट चल रही है, माइंड यू। जी जी जी, इधर भी एक इंटरनेट मूवमेंट शुरू हो गई, जेन ज़ी, आप ही की अफगानिस्तान में भी। जी जी, आप ही की न्यूज़ से मुझे भी पता चला आज। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान सर, महीनों हो गए हैं, मैंने और आपने इसके ऊपर सैकड़ों जो है एपिसोड्स भी किए हैं, मामला ख़त्म भी नहीं हो रहा। क्या करें, हमारे भी तो पूरी दुनिया के गले पड़ा। पूरी दुनिया इससे हिल गई और आप कह रहे हैं कि सैकड़ों की, हमें तो हज़ारों करने चाहिए थे। अब सर कल रात एक ट्वीट आता है
जी। उससे पहले के ट्वीट्स ये हैं कि अब मैं हमला करने वाला हूँ और आज रात का हमला ऐसा होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। रात को फिर एक ट्वीट आता है लेट आवर्स में, जिसमें वो कहते हैं कि आई हैड अ वेरी गुड टॉक विद माय फ्रेंड्स चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और उनके कहने पे उन्होंने बता दिया कि अब हमारी डील होने वाली है, अब मैंने स्ट्राइक्स दोबारा कैंसिल कर दी है। इसके बाद अभी 1 घंटा पहले एक और ट्वीट आता है जिसमें अब वो दोबारा नाराज़ हैं कि ईरान ने जो इन्फॉर्मेशन लीक की है उस पर वो खुश नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन फेक है, एंड ही थिंक्स ही इज डीलिंग विद डिसऑनरेबल पीपल एंड ईरान शुड बेटर गेट देयर एक्ट टुगेदर एंड फास्ट। वरना भी कुछ हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा बात ये है कि 24 घंटे पीछे चले जाएं। यू वर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? yesterday at 9 you were preparing for what? You were thinking about what? स्ट्राइक्स। एग्जैक्टली तो उसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? दोबारा सीज फायर हो गया जी। तो अब अगर एक और बुरी स्टेटमेंट दे दी तो क्या होगा? वही होगा जो होना है। ये एक एग्रीमेंट करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये 5-6 महीने लगाएंगे। बात ये 60 दिन की करेंगे, 60 दिन की बात से शुरू करेंगे। आपने हुर्मुज़ की, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सेटलमेंट के लिए 60 डेज़ का टाइम 2 महीने का लेंगे। न्यूक्लियर इशू को डील करने का 2 महीने का इनिशियल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2 महीने में ये दोनों इशू सेटल नहीं होंगे, बट इट इज़ अ स्टार्ट। व्हेन देयर इज सो मच जिसको कहें मिसट्रस्ट, एंड व्हेन देयर इज अ डीप रूटेड एनिमोसिटी एंड pulls apart ideologies, I've said it time and again, तो then what happens? Then this happens. ये मिसट्रस्ट है उनका जो ओवरनाइट ख़त्म करना चाहती है दुनिया बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। उनका भी सोचना ठीक है लेकिन उनका भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है प्रैक्टिकली। और दूसरा आप ये देखें, हसनैन के इसके अंदर पूरा खित्ता इन्वॉल्व है। तमाम जीसीसी कंट्रीज, लबनान का मसला नहीं है, कतर का नहीं है, कुवैत का नहीं है, बहरीन का नहीं है, हमारा भी सऊदी अरेबिया का, यूएई का, पाकिस्तान का, अपने अपने मसले हैं ना सबके। ईरान का अपना मसला नहीं है। देखें, मैं वो पहला बंदा हूं जिसने बार बार ये बात की और बहुत जोर दे के की कि इनको कंपनसेशन चाहिए इरानियंस को, और रिस्पेक्टेबल वे में कंपनसेशन चाहिए इनको। लोगों ने कहा नहीं 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 वो तो बड़ी मोटिवेशन है। मैंने कहा ये दुनिया में रह रहे हैं, जन्नत में नहीं हो रही, ये किसी और रेल्म में नहीं हो रही लड़ाई। इनको कंपनसेशन चाहिए। वो कंपनसेशन लेने की ये बात ही सारी कंपनसेशन की है। उनको चाहिए ना, उन्होंने रीबिल्डिंग नहीं करनी, बिल्कुल करनी, कंपनसेशन चाहिए। दूसरा, फ्रोजन एसेट्स हैं, उनके लिए छोटा मसला है, उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला है, क्लोज टू $100 बिलियन। देखें वो कंपनसेशन अपनी लेंगे, वो ट्रांसफ़र भी होनी शुरू हो गई है। दूसरी बात, उनके जो वो उन्होंने कहा है कि एलाइज जो हैं वो मिलके उनको कंपनसेशन देंगे, फ्रोजन एसेट्स जो हैं उनको डीफ्रीज करेंगे, और कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी ये जो 2 इश्यूज़ हैं ये हल हो जाएंगे। असल क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछ रहा, अमेरिका ने क्या पाया इसमें से, एक्सेप्ट फॉर द इजरायली थिंग, जिसमें टाइम बाइंग टैक्टिक्स डाल के बयानात दे के उसके अलावा क्या। और वो भी मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे भी कामयाबी नहीं होगी इनको, वहाँ पे भी नहीं होगी। ठीक है, आप इससे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं वो तो अंदर घुस गए, उन्होंने तो इलाका इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, बैरूत से 40-50 किलोमीटर दूर खड़े हुए। सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इज़राइल के अंदर नुकसान नहीं हुआ? क्या इज़राइल की इनविंसिबिलिटी की मिथ नहीं टूटी? क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है? ये ना कहें, उसकी कॉस्ट है। अमेरिका की साख को जो धचका लगा है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो बेसेस तबाह हुई हैं उनकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो जहाज़ गिरे हैं, अपाची गिरे हैं, जो एक के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट पे रिवर्स गियर लगता रहा, हर पहला गियर लगता था 3 इंच जाने के बाद 2 किलोमीटर का रिवर्स गियर लगता था, वो आप उसको काउंट नहीं कर रहे, उसको भी काउंट करें। आई एम नॉट फॉर ईरान, लेकिन इसका नेचुरल एनालिसिस यही बनता है, ये सारी चीज़ें हुई हैं और तभी ईरान शॉर्ट कॉलर बना बैठा है, और तभी ईरान सीना चौड़ा करके हर बात पे कहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनका ये हुआ, उनका नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। ये करेज कहाँ से लेके आए वो? ये उनकी विक्ट्री है, ये उनकी पोजीशन उन्होंने बनाई है, कुर्बानी दे के, तोड़ फोड़ करवा के, अपने गोल्स और एजेंडाज़ के ऊपर रह के उन्होंने ये मकाम खुद हासिल किया है, किसी ने दिया नहीं उनको। दुनिया खिलाफ ही थी पूरी उनकी, पूरी जीसीसी कंट्रीज़ उनके ख़िलाफ़ ही थी, इजराइल और अमेरिका भी ख़िलाफ़ थे, सॉरी
लंबा हो गया, कर लें। बिल्कुल ठीक है सर। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, सीडीएफ के लेटर से रिलेटेड, लेकिन वो आपने कहा कि अमेरिका ने इसमें क्या पाया, जी। तो वो मुझे बड़ा एक वो याद आ गया, फनी सा है कमेंट ऑन सोशल मीडिया कि पहले अमेरिका ने इसराइल दे कहने ते पैर पाया, उस तो बाद ईरानियों ने सारा काम पाया। तो ईरान के सामने कूदा अमेरिका इसराइल के कहने पे, उसके बाद ईरान ने, जैसा आपने एक्सप्लेन किया। आपने जिस तरह पंजाबी बोली है मुझे बड़ी हंसी आई। तो बस सर, जिस तरह जितने अच्छे तरीके से मैं उसको कर सकता था, सीडीएफ ने एक लेटर लिखा, जी। मोहसिन नकवी साहब लेके गए, घर के बंदे हैं, क्लोज रिलेशन में है, कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेशन। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान ने बताया उनको, पाकिस्तान ने तकरीबन गारंटी दी कि पाकिस्तान इस मामले को हल करवा देगा, ठीक है। ओके, मैं आपसे कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन। अब ये कहा जा रहा है कि जो लेटर लेके गए थे मोहसिन साहब, उन्हीं के लेटर के जवाब में मुज्तबा खामनाई ने ग्रीन सिग्नल दिया है सीडीएफ को, तो उन्होंने कॉल। डेफिनेटली देखें, जब वो खुद वहाँ पे गए थे तो वहाँ जो वो बात करके आए थे, आपका क्या ख्याल है कि वो वक्त ज़ाया करके आए थे? वो वहाँ पे सारी बातें कर आए थे। उन बातों के होने में, देखें, बात के कहने में और फिर उस बात के पूरा होने में कुछ वक्त तो दरकार होता है ना। रिमेंबर द एग्जाम्पल आई गेव यू रिगार्डिंग दैट फीस्ट। जी, वो तैयार होगा तैयार होगा तो इट टेक्स टाइम। देखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान का रोल आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। पाकिस्तान को डाउन प्ले करना तो बहुत आसान काम है ना, दुनिया का सबसे आसान काम है। इट्स अ फैशन, हम खुद शुरू हो जाते हैं। और हमने भी ये चीज़ एज अ कॉम सीखनी है कि कहाँ पे क्रिटिसाइज करना है और कहाँ पे नहीं करना, और खामोश कहाँ पे रहना है। यू डोंट नीड टू कॉमेंट ऑन एवरीथिंग, ठीक है। इवन इफ यू हैव एन आइडिया एंड इवन इफ यू हैव एन ओपिनियन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी राय है तो आप उसका इजहार भी करें। ये बैलेंस भी बड़ा ज़रूरी है। एज ए हम यंग नेशन है, हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं या देखते हैं, चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा, उनसे ज़्यादा हो गए सर, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये बैलेंस अपने अंदर पैदा करें और फिर आप देखें कि आप क्या इज़्ज़त और मकाम कमाएंगे इस दुनिया में। आपकी ओपिनियन हो, कीप इट टू योरसेल्फ। आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, अक्लमंद इंसान को पता होता है कि कहाँ ओपिनियन देनी है, कहाँ नहीं, कहाँ पे कमेंट करना है, कहाँ पे नहीं, और कौन सा कमेंट है जो आपने थोड़ी देर बाद करना है, किस टाइम पे करना है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बातें सारी वो कर रहे थे, उसके होने, कहने में और होने में टाइम लगा, और वही हो रहा है। ईरान को भी एग्जैक्टली पता था कि कहाँ जाएगी चीज़, और वहीं गई है। देखिए, ईरान ने जंग नहीं ख़त्म करनी, प्लीज पढ़ ले यार, आप प्रैक्टिकली सोचें ना, ईरान ने जंग नहीं ख़त्म करनी है। यूएस ने नहीं करनी, यूएस ने तो 10 दफ़ा ज़्यादा जल्दी करनी। यस। तो अब करनी कैसे? अचानक बैठ के कहीं जंग ख़त्म होगी, ठीक है, मर जाएंगे। नवंबर के इलेक्शन का क्या करेंगे वो, अक्टूबर के इलेक्शन का क्या करेगा इसराइल? तो आप अपनी डेमोक्रेटिक उसमें रिपब्लिकन पार्टी में क्या शक्ल दिखाएंगे, अमेरिकन को क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें। फिर अपनी इंडिपेंडेंस डे उनका आ रहा है, अभी आपको नहीं पता उन्हें झंडे लहराने, वो उन्होंने भी वो निकालनी है, अपनी परेड शरेड करनी है, तो कैसे करेंगे? वो हार के तो नहीं कर सकते ना, जंग डिक्लेयर में विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे तो फिर करेंगे। तो ये सारी वो फैक्टर्स हैं। 4 जुलाई के लिए भी तैयारी करनी है। उन्होंने कहीं एक कह रहे थे मुझे साहब, उन्होंने कहा जी बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब की सालगिरह भी आ रही है, उन्होंने वो भी मनानी है। तो इनके लिए तो ये बड़े इश्यूज हैं ना, मेरी सालगिरह आ रही है, मेरी इंडिपेंडेंस डे आ रही है, तो बड़े इश्यूज हैं, बड़े लोग हैं ना, उनके बड़े इश्यूज हैं। तो उसके लिए उन्होंने कोई ना कोई बड़ा कारनामा या बड़ी स्टेटमेंट तैयार करनी है। जनेवा आई थिंक इज़ द प्लेस, आई थिंक जनेवा इज़ द प्लेस वेयर दिस इनिशियल एग्रीमेंट और डील विल बी साइंड। ओके, किसी ने कहा इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रख दें और जनेवा में साइन कर लें, बिल्कुल ठीक है। या इस्लामाबाद अकॉर्ड रख के इस्लामाबाद में साइन कर लें, तो मैं तो दो सलूट मारूंगा, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन आई जस्ट शेयर्ड विद यू व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू बी यूरोप। पाकिस्तान लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो जनेवा भी नहीं जाएंगे। ओके, चलें, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है सर। देखें, अगर वो पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस पे रह के अपनी असल विक्ट्री होती ना, अगर हुई, मुझे नहीं पता थिएट्रिक्स क्या करेंगे क्या नहीं, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खुद जाएंगे, उन्होंने क्या भी दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में होगा। ये दो चीज़ें हैं, दिल तो मेरा बहुत है कि हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा।
आगे देखते हैं क्या होता है। मुक्ति बहानी से रिश्ता स्टार्ट होता है जी और अब वो रिश्ता बड़ी खटाइयों में पड़ा है सर। उन्होंने काफ़ी जो है माइलेज तय कर ली है, जी काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। ढाका कह रहा है जी कि हमारे बॉर्डर्स के थ्रू लोगों को फोर्स किया जा रहा है ज़बरदस्ती, और इंडिया कहता है हम तो इलीगल इमिग्रेंट निकाल रहे हैं, लेकिन फौजें अब आमने सामने उन्होंने बड़ा tension जुल्म rise- किया, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। उन्होंने उनको कन्फाइन एंड होल्ड किया है, प्रिजन में रखा है फॉर 2-3 वीक्स, और उसके बाद बेयारो मददगार छोड़ दिया है मरने के लिए, और उसमें लोग मरे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं इंडिया की बेरहमी का। इंडिया के देखें, इंसान है ना, आपने पकड़ लिया, आपने निकाल दिया, आपने भेज दिया, ठीक है, ओके, इट्स योर कंट्री, कर लें आप, कोई मसला नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, यार आप उनको 2 हफ्ते भूखा प्यासा रखेंगे और फिर जब वो मरने के करीब होंगे तो फिर आप उनको कहेंगे अब निकल जाओ इधर से, और फिर उसके बाद वो एक पॉइंट से दूसरे, अब ये मुल्कों के दरमियान अगर आप निकाल रहे हैं और एक 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 लोग जा रहे हैं, या एक ग्रुप या एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो आपका क्या ख्याल है? वो जाएंगे और बॉर्डर बांग्लादेश का क्रॉस कर लेंगे? ऐसा करने देगा बांग्लादेश भी? सारी स्क्रीनिंग होती है, उनको पहले कैंप्स में रखा जाता है, उनकी कवायफ चेक होते हैं, मुल्कों के दरमियान बड़ी कबाहत होती है, स्पाइस ना आ जाएं, कोई प्लान ना हो, कोई इंडिया ने क्या किया है, और वो हक बजाने में इसके ऊपर कोई भी मुल्क होगा। तो इंडिया ने उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, उनको कत्ल किया है। आप इससे देख लें। दूसरा, इंडिया हेजेमोन है, इंडिया एग्रेसिव है, ये चीज़ खुल के सामने आ रही है। सर aggression बांग्लादेश ठंडा नहीं हो, कर दिया? श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान, किस मुल्क पर ट्राई नहीं किया? चाइना के साथ भी मार खा, क्यों पड़ती है मार चाइना से इतनी ज़्यादा इंडिया को? कोशिश तो उधर भी कर लेते हैं ना, फिर मार खाते हैं। और मार वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह से खाते हैं। कौन सी जगह है जहाँ से मार नहीं पड़ी? पहले अफगानियों से डर रहे थे, फिर अफगानियों को लॉयल्टीज़ खरीदी हैं, और ये भी इनके गले पड़ेंगी। वहाँ पे भी मामला ठीक होगा विद पाकिस्तान, मैंने आपको पहले बताया था। कि अफगानी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छे बच्चे बनेंगे, और इंडिया के साथ ये नहीं चल सकेंगे। इनकी अपनी रजीम भी बड़े ख़तरे में है। इंटरेस्ट ही अलाइन नहीं होता सर। आप ये इंडिया के देखें साथ उनका interest- कि मेरे साथ रॉक्सलाना थी, अभी एक मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ी हाईलाइट है, उन्होंने कहा पाकिस्तान का तो मसला है ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ हम बात कर रहे हैं टू कीप अ चेक ऑन देम। आपको क्या मसला है? हम तो चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप हो। आर्मेनिया की एग्जांपल दी उन्होंने, कहा वो हमारे उस ब्लॉक में से निकल गया, सीट खाली है, पाकिस्तान आने वाला बने। आप क्या बात कर रहे हैं? तो इंडिया के डाउन प्ले करने से पाकिस्तान का जो वैल्यू एंड रोल है वो नहीं कम होता। आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। ऑल आई वांट इज़ दैट कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाए। हमारा सी पैक और सी पैक का भी बता दूँ, द ओनली हर्डल इन सी पैक इज़ इंडिया, और कोई भी नहीं। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, वो अपने मरे हुए माँ बाप के ऊपर कसम खा के कहते हैं कि सी पैक नहीं चलने देंगे। वो मुंह पे कहते हैं, आपके इधर बैठे हुए, वो मुंह पे कहते हैं सी पैक नहीं चलने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने से सर अगर फर्क पड़ता तो काफ़ी कुछ नहीं, वो रोक चुके कोशिश तो होते। करते हैं ना, वो कोशिश तो करते हैं। और काफ़ी तसल्ली आई गेस उनकी अब जी, पाकिस्तान से लड़ने तसल्ली होती रहेगी। वो आपको पता है, पाकिस्तान को ज़रा अंडर एस्टिमेट करने में मुझे बड़ी हंसी आती है अगर कोई कर ले तो। पाकिस्तानीज़ आर वेरी डिफिकल्ट पीपल, ये बड़े वी इमोशनल आर लोग वेरी हैं, डिफिकल्ट पीपल। बहुत इमोशनल लोग हैं, लेकिन ये फंस जाते हैं तो ये बहुत काम ख़राब करते हैं। अपना भले इनका घर टूट जाए वो आपको उजाड़ के रख देते हैं। तो इंडिया जो है ना, बड़ा मसला है इंडिया के लिए। मुझे तो कभी कभी तरस भी आता है इंडियंस पे, क्या हमारे नेबर हैं। अनफॉर्चुनेट, अल्लाह करे अच्छे नेबर बन के रहें सर। हाँ, यही एक वाहिद ऑप्शन है उनके पास जो दुआ वो की जा भी सकती है। उसमें भी कॉपी करते हैं हमें कि जी। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।